नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना का शुभारंभ किया। योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित मरीजों से 96,000 अधिक, स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 58% से ज्यादा हुई। केंद्रीय दल ने कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित टारपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को अपने बेड़े में शामिल किया। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर और सरकार ने कहा अब मामूली से मध्यम रंग अंधता से पीड़ित व्यक्ति भी ड्राइविंग लाइसेंस ले सकेंगे। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी नईम अख्तर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष जारी है। उन्होंने कहा कि इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं होने के कारण संक्रमण से बचने का उपाय मास्क और 2 गज की दूरी या सुरक्षित दूरी है। इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना को रोक पाएंगे। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना का आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से शुभारंभ करते हुए कहा कि इस अभियान से राज्य को बहुत लाभ होगा। ये योजना उन विस्थापित श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन के बारे में है जो हाल में अन्य राज्यों से लौटे हैं। अभियान के तहत राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी है। यानी केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह जोड़ दिया है, क्लब कर दिया है। प्रधानमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे से प्रभावी रूप से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर युद्ध स्तर पर कार्य कर प्रशंसनीय योगदान दिया है। हमारे संवाददाता से ब्यौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार की कोशिशों का खास तौर पर जिक्र किया और उन्हें ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1 लाख से ज्यादा कोविड बिस्तरों का इंतजाम किया, 60,000 से ज्यादा स्वास्थ्य टीमें बनाई और जरूरतमंदों के लिए राशन और भोजन की व्यवस्था करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए अनेक योजनाएं शुरू की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रदेश के 6 जिलों के स्वयंसेवी समूहों के सदस्यों और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 4 लाख से ज्यादा इकाइयों को 10,600 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा गया है। इसके साथ ही एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत विश्वकर्मा श्रम सम्मान के जरिए 5,000 कुशल कामगारों को टूल किट भी दी गई है। ये अभियान प्रदेश के 31 जिलों में एक साथ शुरू हुआ है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान के वेब पोर्टल का लोकार्पण किया। इस अभियान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले शनिवार को किया था। अभियान का उद्देश्य अगले 4 महीने तक प्रवासी मजदूरों को उनके पैतृक गांवों में रोजगार उपलब्ध कराना है। श्री तोमर ने कहा कि इसके माध्यम से अभियान से संबंधित सभी जानकारी जिलेवार जनता को मिल सकेगी। इस पोर्टल के जरिए 50,000 करोड़ रुपए के आवंटन से होने वाले कार्यों पर भी निगरानी रखी जा सकेगी। मध्य प्रदेश में 3,37,000 से अधिक मजदूरों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं। इनमें से 1,63,000 मजदूरों को अब तक रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं और करीब 46 लाख मजदूरों को मनरेगा के तहत काम उपलब्ध कराया गया है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 6,000 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सेतु के माध्यम से रोजगार दिया गया है। अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में 6,000 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सेतु के माध्यम से रोजगार दिया गया है। यह प्रक्रिया सतत रूप से जारी है। रोजगार सेतु पोर्टल पर अब तक 19,641 नियोक्ताओं ने पंजीयन कराया है। यही नहीं, मध्य प्रदेश में सभी प्रवासी श्रमिकों को संबल योजना से भी जोड़ा गया है। अब उन्हें बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दुर्घटना सहायता, मृत्यु पर सहायता, अंत्येष्टि सहायता, बिटिया की शादी, प्रसूति सहायता, बिजली के बिलों में छूट से सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसी तरह प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के शालाओं में नामांकन की प्रक्रिया के तहत प्रवासी श्रमिकों के साथ वापस लौटे 5 से 18 वर्ष के 2 लाख से ज्यादा बच्चों में से अब तक 75,000 से अधिक बच्चों को शालाओं में प्रवेश देने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड संकट काल में लौटे हर प्रवासी श्रमिक को प्रदेश में ही उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या सक्रिय मरीजों की संख्या से 96,000 अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 से बचाव, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर केंद्र के श्रेणीबद्ध निवारक और अति सक्रिय उपायों के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 13,940 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही अब तक स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 2,85,636 हो गई है। अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 58.24% हो गई है। इस समय 1,89,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने पिछले 24 घंटे में 11 नई प्रयोगशालाओं को कोविड-19 जांच की अनुमति दी है। देश में इस समय 1,016 प्रयोगशालाएं कोविड-19 की जांच के लिए समर्पित हैं। इनमें से 737 सरकारी और 279 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। रोजाना जांच के नमूनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 2,15,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 77 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। गुजरात के अहमदाबाद में एक दिन के दौरे पर गए केंद्रीय दल ने आज कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने के लिए गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में केंद्रीय दल को मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति से निपटने के उपायों की जानकारी दी। केंद्रीय दल सीएम डैशबोर्ड भी देखने गया। इस दौरान सीएम डैशबोर्ड के जरिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दल ने सिविल अस्पताल में कोविड-19 मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की और डॉक्टरों से भी बात की। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 2 सदस्यों का दल अहमदाबाद के कुछ कंटेनमेंट जोन में भी गया। दल ने नगर निगम अधिकारियों के साथ कोविड-19 से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में केंद्रीय दल ने आज अहमदाबाद में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। दल ने राज्य में कोविड-19 के मामलों से सबसे अधिक प्रभावित अहमदाबाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उपायों की समीक्षा की। दल ने शहर में कुछ माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्रों का भी दौरा किया, जिसमें गोता के वसंत नगर, मानसी सर्कल, शाहीबाग और शाहपुर के रिहायशी इलाके शामिल है। टीम ने एक निजी अस्पताल, 108 के आपातकालीन मुख्यालय और कोविड-19 की मोबाइल परीक्षण वैन का भी दौरा किया। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय दल ने माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करने में कुछ खामियों पर अपनी नाखुशी जताई। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। दिल्ली में कल से सेरोलॉजिकल सर्वेक्षण शुरू होगा। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सर्वेक्षण दलों के प्रशिक्षण का काम पूरा हो गया है। यह सर्वेक्षण दिल्ली के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण के संपर्क में आई आबादी के अनुपात को समझने के लिए किया जाएगा। सर्वेक्षण करने के लिए 2 आयु वर्ग निर्धारित किए गए हैं, एक 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए और दूसरा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए। संक्रमण के प्रसार के स्तर के आधार पर इस रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना बनाई जा सकती है और उसे लागू किया जा सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार नीति निर्माताओं को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों या असुरक्षित आबादी
आबादी में सर्वेक्षण करने के लिए सीरो सर्वेक्षण मार्गदर्शक साबित होते हैं। इससे उन लोगों का पता लगाने में आसानी होती है जो अतीत में संक्रमित हो चुके हैं और अब ठीक हो गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान चयनित व्यक्तियों के रक्त के नमूने लिए जाएंगे। आईजीजी एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए रक्त के नमूने एकत्र किए जाएंगे और ये आईजीजी एलिसा किट का उपयोग करते हुए किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,390 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 73,780 हो गई है। 44,765 लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने वालों की दर अब 60.67% हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शहर में अधिकतर रोगियों में कोरोना वायरस का हल्का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कोविड के 13,500 बिस्तर उपलब्ध हैं, जबकि केवल 6,000 रोगी इनका उपयोग कर रहे हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में प्रतिदिन 18,000 नमूनों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि हल्के लक्षण वाले रोगियों को ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वे अपने घर पर ही ऑक्सीजन स्तर पर निगरानी रख सकें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने और जांच के लिए नमूने लेने का केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। बेंगलुरु में श्री येडियुरप्पा ने विधायकों से ये सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों का दौरा करने को कहा कि व्यवस्था ठीक से काम कर रही है या नहीं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बेंगलुरु में कोविड के बढ़ते असर को रोकने के लिए राजस्व मंत्री आर अशोका जी को इंचार्ज बनाया गया है। आज पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार लॉकडाउन नहीं करेगी, मगर पॉजिटिव केसेस पता लगने वाले घरों के आसपास के मार्गों को सील डाउन करेगी। कोविड रोगियों को बेड न मिलने की समस्या पर उन्होंने कहा कि एक आईएएस अधिकारी को इसी पर गौर करने के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि बेड्स के लिए जो 48 घंटे की वेटिंग पीरियड है उसे 8 घंटे तक उतारा जाएगा। कोविड के लक्षण न होने वाले व्यक्तियों को होटल्स, एग्जीबिशन सेंटर्स और शादी घरों में रखा जाएगा। अगले कुछ महीने तक अस्पताल के बिस्तर की मांग का अंदाजा लगाकर उसी के हिसाब से बिस्तर की संख्या बढ़ाई जाएगी। अशोका जी ने ये भी कहा कि कोविड सैंपल टेस्टिंग की संख्या 4,000 से 7,500 प्रतिदिन बढ़ाई जाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। केरल में आज 150 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई। राज्य में लगातार 8वें दिन एक दिन में 100 से अधिक लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,846 हो गई है। देश भर में कोविड-19 महामारी के मुकाबले के लिए सामूहिक और सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 से लड़ने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने में भरपूर सहयोग दिया है। देश में पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 के मामले अन्य राज्यों की अपेक्षा कम हैं। अभी पूर्वोत्तर में कोविड-19 के 3,731 रोगियों का उपचार चल रहा है, जबकि 5,715 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। मृत्यु दर भी कम है और मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में कोविड से एक भी मौत नहीं हुई है। पूर्वोत्तर में जांच सुविधाओं की कमी के कारण कोविड-19 संक्रमण को रोकने में काफी कठिनाइयां आई थी, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से पूर्वोत्तर राज्यों में 39 सरकारी और 3 निजी प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। भारत सरकार ने गहन चिकित्सा कक्ष के बिस्तरों, ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों और वेंटिलेटरों की संख्या बढ़ाने में भी पूर्वोत्तर राज्यों को पूरी सहायता दी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक प्रोफेसर तनुजा निसारी चर्चा में भाग लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। 011-233-14444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में हम कोविड-19 पर प्रमुख चिकित्सकों की सलाह प्रसारित करते हैं। भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि भारत में कोविड-19 की स्थिति विश्व के अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर है, क्योंकि यहां इसकी रोकथाम के लिए किए गए उपायों के अच्छे नतीजे मिल रहे हैं।
We started getting affected later than many other countries, but we are presently in a much better position than the rest of the world, and in that sense, we are better protected. Right now, it appears that our measures taken progressively from February are now paying dividends and showing results. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित मरीजों से 96,000 अधिक, स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 58% से ज्यादा हुई। केंद्रीय दल ने कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित टारपीडो डेकॉय सिस्टम मारीच को अपने बेड़े में शामिल किया। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर और सरकार ने कहा अब मामूली से मध्यम रंग अंधता से पीड़ित व्यक्ति भी ड्राइविंग लाइसेंस ले सकेंगे। भारतीय नौसेना की जल पनडुब्बी प्रतिरोधक युद्धक क्षमता को और मजबूती देते हुए आज उन्नत टारपीडो डेको सिस्टम मारीच इसमें शामिल किया गया। यह प्रणाली अग्रिम मोर्चे के युद्धपोतों से मार करने में सक्षम है। इस प्रणाली का डिजाइन और विकास स्वदेशी रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाओं में हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स द्वारा प्रसारित खबर इंडिया कॉज इन आर्मी टू रन फैसिलिटीज इन दिल्ली एज केसेस सर्ज सही नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि सेना को नहीं बुलाया गया है, बल्कि सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के केवल चिकित्सा कर्मियों को दिल्ली की कुछ चिकित्सा सुविधा केंद्रों में सहयोग करने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में त्राल इलाके के खेवाउल्लर में आज सवेरे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दल ने कल शाम इस इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया था। संयुक्त दल के मौके पर पहुंचने के बाद छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने करारा जवाब दिया। ये तीनों स्थानीय नागरिक हैं और ये जिले के त्राल क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटनास्थल से हथियार बरामद किए गए। वहीं एक अन्य घटना में आज दोपहर बाद आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा इलाके में पातशाही बाग के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर गश्त लगा रहे सीआरपीएफ की 90वीं बटालियन पर हमला कर दिया, जिसमें सीआरपीएफ का एक कर्मी शहीद हो गया। घटना में एक 9 वर्षीय बच्चे की भी मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके आतंकियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू कर दिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने देश में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन की अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है, लेकिन अलग अलग मामलों के आधार पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं को चुनिंदा रूटों पर उड़ान भरने की अनुमति दी जा सकती है। कोरोना वायरस के कारण 23 मार्च से भारत में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत एयर इंडिया और अन्य निजी घरेलू एयरलाइन कंपनी गैर अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती रही हैं। केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले महीने वंदे भारत मिशन शुरू किया था। आईएनएस जलाश्व कल ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास से
687 भारतीय नागरिकों को लेकर रवाना हुआ। इसे समुद्र सेतु अभियान के तहत ईरान में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भेजा गया था। आईएनएस जलाश्व बुधवार को बंदर अब्बास पहुंचा था। भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत इस महीने के शुरू में आईएनएस शार्दुल ईरान से 233 भारतीयों को स्वदेश लाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान से राज्य के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जोड़ा गया है, जो उत्तर प्रदेश के विकास के 2 इंजन के रूप में काम करेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्र का ढांचागत विकास होगा और ये ग्रामीण भारत के व्यापक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने छोटे उद्योगों के पंजीकरण और वर्गीकरण के निर्देश जारी करते हुए एक विस्तृत अधिसूचना जारी की है। इससे पहले मंत्रालय ने 1 जून को छोटे उद्योगों के वर्गीकरण की अधिसूचना जारी की थी, जो निवेश और कुल कारोबार पर आधारित थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि इनसे छोटे उद्योगों का पंजीकरण बहुत सरल होगा और कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एमएसएमई मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए एक मजबूत सुविधा तंत्र स्थापित किया है। यह प्रक्रिया एकल खिड़की प्रणाली के रूप में जिला और क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध होगी। यह उन उद्यमियों की मदद करेगा जो किसी कारण से उद्यम पंजीकरण दर्ज करने में सक्षम नहीं है। जिला स्तर पर उद्यमियों की सुविधा के लिए जिला उद्योग केंद्रों को जिम्मेदार बनाया गया है। इसी प्रकार मंत्रालय द्वारा स्थापित चैंपियंस कंट्रोल रूम को पंजीकरण में ऐसे उद्यमियों की सुविधा के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के पास आधार संख्या नहीं है, वे आधार नामांकन आग्रह या फोटो लगा हुआ बैंक पासबुक, वोटर आईडी, पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज के साथ एकल खिड़की प्रणाली पर संपर्क कर सकते हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सभी राज्यों और निवेशकों से देश में वर्तमान चुनौतियों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अवसरों में बदलने की अपील की है। श्रीमती बादल ने विशिष्ट निवेश मंच की खाद्य प्रसंस्करण संबंधी दूसरी बैठक में ये बात कही। 19 देशों की 193 कंपनियों ने इस बैठक में भाग लिया। श्रीमती बादल ने बैठक में शामिल सभी प्रतिनिधियों से आत्मनिर्भर बनने और वोकल के लिए लोकल बनने के प्रधानमंत्री के आग्रह पर काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि अब पारंपरिक देशों की तुलना में नए देश भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्होंने निवेशकों को इस अवसर का लाभ उठाने की सलाह दी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों को कोविड-19 महामारी के संकट से निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न मौद्रिक और नियामक उपायों के प्रभाव के संबंध में अवगत कराया। बैठक में गवर्नर और डिप्टी गवर्नरों ने बोर्ड को वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था की समग्रता की जानकारी दी। बोर्ड को वित्तीय क्षेत्र की स्थिति और कोविड-19 महामारी के संदर्भ में आरबीआई के मौद्रिक, नियामक और अन्य विभिन्न उपायों के बारे में भी अवगत कराया गया। बोर्ड ने मौजूदा आर्थिक स्थिति और महामारी की चुनौतियों पर भी चर्चा की। आरबीआई ने कोविड महामारी से निपटने के लिए उद्योगों को सहायता देने के उपाय किए हैं और प्रमुख नीति दरों में भी कटौती की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। ये आकाशवाणी है।
सरकार ने कहा है कि अब मामूली से मध्यम स्तर की रंग अंधता से पीड़ित व्यक्ति भी ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। सड़क परिवहन और राष्ट्रीय मार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली में इस संबंध में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय ने दिव्यांगजनों को यातायात से संबंधित सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा ड्राइविंग लाइसेंस देने के उपाय करता रहा है। मंत्रालय को इस संबंध में कई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कहा गया है कि रंग अंधता से पीड़ित व्यक्तियों को शारीरिक फिटनेस अथवा चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने के कारण उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाता। ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए इस मामले को चिकित्सा विशेषज्ञ संस्थानों के समक्ष रखा गया और उनकी सलाह मांगी गई। इन संस्थानों में मामूली से मध्यम स्तर की रंग अंधता से पीड़ित व्यक्तियों को वाहन चलाने की अनुमति दे दी गई और केवल गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्तियों को इसकी अनुमति नहीं दी गई। उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को कोविड-19 महामारी के कारण बाकी परीक्षाएं रद्द करने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने जुलाई में होने वाली रद्द परीक्षाओं के लिए छात्रों को अंक प्रदान करने की योजना भी मंजूर कर ली है। सीबीएसई ने न्यायालय को बताया कि आंकलन योजना में 3 विषयों में हुई बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों को मिले अंकों को ध्यान में रखा जाएगा। योजना के अनुसार जिन छात्रों ने 3 से अधिक विषयों में परीक्षाएं दी हैं, उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले 3 विषयों में प्राप्त अंकों के औसत अंक उन विषयों के लिए दिए जाएंगे जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। जिन छात्रों ने केवल 3 विषयों में ही परीक्षाएं दी हैं, उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले 2 विषयों के औसत अंक बाकी की परीक्षाओं के लिए दिए जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का आभार व्यक्त किया है। जो परिस्थितियां वर्तमान में बनी हुई हैं वो कदाचित ऐसी नहीं थी कि ये परीक्षाएं हो सकती थी और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का मैं आभारी हूं कि उन्होंने सीबीएसई की उस प्रस्ताव को सहमति दी जिसमें जो बची हुई परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। बिहार और उत्तर प्रदेश में वर्षा और बिजली गिरने से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 137 हो गई है। बिहार में पिछले 36 घंटे के दौरान राज्य के 25 जिलों में 113 लोगों की मृत्यु हुई और 56 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में अधिकतर किसान थे जो अपने खेतों में काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक मृतक के परिवारजन को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। असम में लगातार हो रही बारिश से नए इलाकों में पानी भरने के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य के 16 जिलों के लगभग 2,52,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य की अधिकतर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र सहित कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। धेमाजी, माजुली और तिनसुकिया सबसे बुरी प्रभावित जिलों में से है। आज भूस्खलन के कारण गुवाहाटी में 1 लोग की मौत हुई है और राहत शिविरों में 18,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सामान बांटे जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दल भी बचाव और राहत अभियान में जुड़े हुए हैं। इस बीच काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लगभग 40% हिस्से बाढ़ की चपेट में है। हालांकि पार्क के निदेशक ने कहा है कि स्थिति चिंताजनक नहीं है और अब तक कोई भी वन्यजीवों की मौत नहीं हुई है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। गिलगित में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम तक बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 329 अंक बढ़कर 35,171 पर बंद हुआ। निफ्टी 94 अंक बढ़कर 10,383 दर्ज हुआ।
देश की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक सम्मान सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन की तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इस पुरस्कार के लिए नामांकन गृह मंत्रालय की वेबसाइट nationalunityAwards.mha.gov.in पर स्वीकार किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना शुभारंभ किया। योजना के तहत 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित मरीजों से 96,000 अधिक। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 58% से ज्यादा हुई। केंद्रीय दल ने कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित टारपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को अपने बेड़े में शामिल किया। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर और सरकार ने कहा अब मामूली से मध्यम रंग अंधता से पीड़ित व्यक्ति भी ड्राइविंग लाइसेंस ले सकेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।